नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। आज देखिए मैं आपके लिए हिंदी व उत्तराखंड मॉडल पेपर संख्या 4 लेकर आया हूँ। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत देखिए 50 प्रश्न हैं, जिसमें 26 नंबर की उत्तराखंड और 24 नंबर की हिंदी अर्जित है। और चैनल पर नए आए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो पुराने मित्र हैं वो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और 50 में से अपना स्कोर भी टच कीजिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार के अभी चल रही है लॉकडाउन के दौरान करके। तो पहला हमारा प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय व उच्च हिमालय को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन कहलाती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि इंडो साकंगो भ्रंश रेखा आपको अलग करती है ट्रांस हिमालय व उच्च हिमालय को। अगला हमारा देखिए दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि चमोली है। देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में मतभेद बना रहता है, परंतु जो हमारा क्षेत्रफल है वो चमोली का 8016 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चमोली है, तो इसीलिए हमेशा इसका जो उत्तर है वो चमोली ही आता है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, यानी कि आपका निचले स्तर की खुदाई के दौरान जल्द ही इस क्षेत्र में पानी निकल जाता है, तो इसीलिए इसे पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न देखिए है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड राज्य की लंबाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि 358 किलोमीटर हमारी पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की लंबाई है। अगला हमारा देखिए पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि 86.07% भाग क्या आपका पर्वतीय है। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 46,035 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल पर्वतीय क्षेत्रफल है उत्तराखंड का। अगली हम बात करेंगे अपने छठे प्रश्न की। देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। छठे प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि नंदा देवी पर्वत। जो नंदा देवी पश्चिमी है उसकी ऊंचाई 7,856 मीटर है, तो ये सबसे ऊंची पर्वतमाला उत्तराखंड राज्य की है। अगली हम बात करेंगे अपने सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, स्वर्गारोहणी पर्वत शिखर किस जिले में है। देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम सेट के अंतर्गत आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, यानी कि कोई टफ प्रश्न होगा तो कोई आसान प्रश्न होगा, तो वो निश्चित आप सभी को देख के पेपर बनाया जाता है। और जो नई तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन छोटे भाई बहन जो हैं वो ये ना सोचे कि हमें प्रश्न नहीं आ रहे हैं, और जो हाई लेवल तैयारी करने वाले भाई बहन हैं वो ये ना समझे कि प्रश्न आसान है, पीछे प्रश्न आपको टफ भी मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सातवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में स्वर्गारोहणी पर्वतमाला स्थित है। अगली हम बात करेंगे अपने आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न हमारा है, सुरकुंडा पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र का अंग है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आठवें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि मध्य हिमालय के अंतर्गत सुरकुंडा पर्वतमाला स्थित है। अगली हम बात करेंगे अपने नौवें प्रश्न की। नौवां प्रश्न हमारा है,
निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि हिम से ढका हुआ रहता है, इसका अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि महान हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। अगली हम बात करेंगे अपने 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 5 जनपद क्या करते हैं, यूपी से हमारी सीमा बनाते हैं, जिसके अंतर्गत उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून सम्मिलित हैं। अगली हम बात करेंगे अपने 11वें प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कामेट पर्वत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतमाला है, जो चमोली में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि 7,756 मीटर कामेट पर्वतमाला की ऊंचाई है। अगली हम बात करेंगे अपने 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि चमोली जनपद में राज्य की सबसे ऊंची पर्वतमालाएं हैं। अगली हम बात करेंगे अपने 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, गैरसैंण किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, दूधातोली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत गैरसैंण स्थित है, जो राज्य की स्थायी राजधानी है। अगली हम बात करेंगे अपने 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न हमारा है, मध्य हिमालय क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि 9 जनपदों से मध्य हिमालय लगा हुआ है। अगली हम बात करेंगे अपने 15वें प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि 625 किलोमीटर राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। चीन की लंबाई देखिए 350 और नेपाल की लंबाई 275 किलोमीटर लगी हुई है। अगली हम बात करेंगे अपने 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न हमारा है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि बृहद हिमालय के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, जो जनपद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चमोली जनपद में स्थित है ये। अगले हम बात करेंगे अपने 17वें प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है, यानी कि किस श्रेणी का वो अंग है आपसे पूछा गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मध्य हिमालय के अंतर्गत आपका दूधातोली श्रेणी स्थित है, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। अगली हम बात करेंगे अपने 18वें प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, देखिए, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि बृहद एवं मध्य हिमालय के अंतर्गत भ्रंश रेखा स्थित है, जिसे भूकंपीय रेखा कहते हैं। अगली हम बात करेंगे अपने 19वें प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ जनपद ऐसा जनपद है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगी हुई है, चाहे वो चीन से बोल दो या फिर नेपाल से बोल दो। अगली हम बात करेंगे अपने 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न हमारा है, हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र कहा जाता है? यानी कि हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, शिवालिक क्षेत्र को नवीन क्षेत्र कहा जाता है हिमालय का। अगले हम बात करेंगे अपने 21वें प्रश्न की। 21वां हमारा प्रश्न है, निम्न में राज्य का कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक है, यानी कि चारों तरफ अन्य जनपदों से घिरा हुआ है, जिसकी सीमा किसी देश या किसी राज्य से नहीं लगती है, वो जनपद आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, टिहरी है। और राज्य में चार ही आंतरिक जनपद हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग और आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर। अगले हम बात करेंगे अपने 22वें प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक मानव जनघनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, ये पूछा गया आपसे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि दून क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र जिसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक मानव जनघनत्व रहता है। ये देहरादून वाला एरिया और कोटद्वार वाला एरिया आपका। अगले हम बात करेंगे अपने 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, चंपावत। चंपावत जनपद राज्य का ऐसा जनपद है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। अगली हम बात करेंगे अपने 24वें प्रश्न की। 24वां हमारा प्रश्न है, बंदरपूछ पर्वत शिखर किस जिले में है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि उत्तरकाशी में बंदरपूछ पर्वत श्रेणी स्थित है। देखिए दोस्तों, कॉपी और पेन लेके अपने आंसर लिखते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में 50 में से आपका स्कोर कितना बना वो ज़रूर बताइएगा। अगले हम बात करेंगे अपने 25वें प्रश्न की। 25वां हमारा प्रश्न है, देखिए, उत्तराखंड राज्य के कुल कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। देखिए, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ऐसे जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगले हम बात करेंगे अपने 26वें प्रश्न व उत्तराखंड के अंतिम प्रश्न की। राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और इसके तत्पश्चात यानी कि 27वें प्रश्न से हमारा हिंदी शुरुआत हो जाएगी। 27 से 50 तक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पौड़ी जनपद ऐसा जनपद है जिसको 7 अन्य जनपदों की सीमा छूती है। अगले हम बात करेंगे, देखिए, 27वें प्रश्न व हिंदी के प्रथम प्रश्न की। नीरद डैश नीरज शब्द युग्म का अर्थ है, यानी कि सही अर्थ पूछा गया है दोनों का। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, नीरद का अर्थ बादल और नीरज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। अगले हम बात करेंगे अपने 28वें प्रश्न की। 28वां हमारा प्रश्न है, नीर डैश नीड़ शब्द युग्म का अर्थ है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नीर का अर्थ जल और नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला होता है। अगले हम बात करेंगे अपने 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न है, निशाकर डैश निशाचर शब्द युग्म का अर्थ है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी निशाकर मीन्स चंद्रमा और निशाचर मीन्स क्या होता है, राक्षस होता है। अगले हम बात करेंगे अपने 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न है, देव धन देव शब्द युग्म का अर्थ है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि देवता और भाग्य दोनों का अर्थ होता है। अगले हम बात करेंगे अपने 31वें प्रश्न की। 31वां प्रश्न हमारा है, दूत धन
धूत शब्द युग्म का अर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि प्रतिनिधि। और जुआ, दूत का अर्थ प्रतिनिधि होता है और जो धूत का अर्थ जुआ होता है। अगले हम बात करेंगे अपने 32वें प्रश्न की। 32वां हमारा प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि 4 भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के। अगले हम बात करेंगे अपने 33वें प्रश्न की। 33वां प्रश्न है, अक्ष क मात्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन अक्षौत्र ज्ञ और श्री को कहा जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने 34वें प्रश्न की। 34वां हमारा प्रश्न है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ यह कौन सा वाक्य है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि संकेतवाचक वाक्य इसके अंतर्गत है। अगली हम बात करेंगे अपने 35वें प्रश्न की। 35वां हमारा प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? यानी कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कर्म तत्पुरुष स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त कर्ता ने कर्म को, इसके अंतर्गत जो को विभक्ति है वो छुपी है और जो कर्म की विभक्ति होती है। अगले हम बात करेंगे अपने 36वें प्रश्न की। 36वां हमारा प्रश्न है, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यण संधि इस शब्द के अंतर्गत है। अगली हम बात करेंगे अपने 37वें प्रश्न की। 37वां हमारा प्रश्न है, मिथ्याभिमानी शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपको मिथ्याभिमानी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी यानी मिथ्या धन अभिमानी। तो आपको क्या हो जाएगा, ये मिथ्याभिमानी हो जाएगा। अगली हम बात करेंगे अपने 38वें प्रश्न की। 38वां हमारा प्रश्न है, देखिए, महाशय शब्द में कौन सी संधि है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि दीर्घ संधि, महाधन आशय करके इसका संधि विच्छेद होगा। तो बी ऑप्शन यानी कि दीर्घ संधि का। अगले हम बात करेंगे अपने 39वें प्रश्न की। 39वां हमारा प्रश्न है, देखिए, महाधन ऐश्वर्य शब्द का की संधि करने पर शब्द होगा, यानी महाधन ऐश्वर्य का सही शब्द क्या होगा, ये पूछा गया है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न में मैं आपको आंसर टिक करना भूल गया। अगली हम बात करेंगे अपने 40वें प्रश्न की। 40वां प्रश्न है, मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि सही संधि विच्छेद बताना शब्द है आपका मनोयोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मनाधन योग बराबर मनोयोग शब्द बनता है। अगली हम बात करेंगे अपने 41वें प्रश्न की। 41वां हमारा प्रश्न है, 41वां प्रश्न देखिए, कुंज में कौन सी संज्ञा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी,
यानी कि भाववाचक संज्ञा कुंज शब्द के अंतर्गत होगी। अगली हम बात करेंगे अपने 42वें प्रश्न की। 42वां हमारा प्रश्न है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, संज्ञा शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं। अगली हम बात करेंगे अपने 43वें प्रश्न की। 43वां हमारा प्रश्न है, अशोक मार्ग में कौन सी संज्ञा है। देखिए अशोक का नाम लिया गया है तो उसके मार्ग का यानी कि उसके नाम का मार्ग बनाया गया है और उसका पूछा गया है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा संबंधी वीडियो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाई हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि व्यक्तिवाचक। अशोक क्या आपका व्यक्तिवाचक नाम है। अगली हम बात करेंगे अपने 44वें प्रश्न की। 44वां हमारा प्रश्न है, देखिए अपनापन में कौन सी संज्ञा है। अपनापन में कौन सी संज्ञा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अगली हम बात करेंगे अपने 45वें प्रश्न की। 45वां हमारा प्रश्न है, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर भी भाववाचक यानी कि ऑप्शन ए होगा। सुंदरता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगली हम बात करेंगे अपने 46वें प्रश्न की। 46वां हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो भी ऑप्शन ए, यानी कि व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्यों, राष्ट्रपति के नाम पे हम वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम पुकारते हैं तो इसीलिए ये शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगली हम बात करेंगे अपने 47वें प्रश्न की। 47वां हमारा प्रश्न है, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कोरा बाहरी दिखावा करना, खाली बाहर का दिखावा करना कोई ये लोकोक्ति इसका अर्थ होता है। अगले हम बात करेंगे अपने 48वें प्रश्न की। 48वां हमारा प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दोहरा लाभ, यानी कि दो तरफ से लाभ होना या फिर एक ही वस्तु के दोनों लाभ होना। व्यर्थ जो होती चीज़ है उस चीज़ का भी लाभ प्राप्त हो जाना ही इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। अगली हम बात करेंगे अपने 49वें प्रश्न की। 49वां हमारा प्रश्न है, आपू न जाबे सासुरे औरन कुशिक देत का अर्थ है। देखिए दोस्तों यह प्रश्न एक अटपटा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, स्वयं किसी काम का न करना और किसको उसको करने के लिए दूसरों को उपदेश देना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगली हम बात करेंगे अपने 50वें और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। 50वां हमारा प्रश्न है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि टाल मटोल करना इस मुहावरे का अर्थ होता है।
देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने स्कोर कार्ड को भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।